हेलो माय डियर स्टूडेंट और मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें 10th क्लास का कुछ सवाल हल करने जा रहा हूँ। तो इसमें है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। उससे पहले हम आते हैं कि मैं अनिल सर और कोचिंग का नाम न्यू सुपर स्टार कोचिंग सेंटर और चैनल का नाम अनिल सर निराला 0013। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएंगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं चलता हूँ आप लोगों के बीच कुछ सवाल लेकर। तो पहला है एक्सरसाइज 10वीं क्लास का गणित का है, एक्सरसाइज 1.3 का सवाल है। तो सवाल यह है कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है कैसे। मतलब रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसे कैसे सिद्ध करके दिखाना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग एक मतलब इसको क्या किए, जब कोई भी चीज़ होता है तो एक अनुमान मान लेते हैं कि यह अनुमान मतलब जो कोई भी चीज़ का अनुमान मानते हैं, तब उसके बाद फिर उसी आधार पे चलते हैं। तो हम अनुमान के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या किए हम लोग, माना रूट 5 है ना, रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो इसके विपरीत है, जो इसके विपरीत है। मतलब ये हुआ कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या था, हमने मान लिए कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो इसके विपरीत है। विपरीत माना उल्टा, विपरीत माना उल्टा होता है, ठीक है। तो विपरीत का मतलब हो जाता उल्टा, है ना। तो किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी जो भी परिमेय संख्या होता है उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा ही होता है कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसी को औपद मतलब उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। तो मतलब होता है किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q दो पूर्णांक है और q डज नॉट 0 है। माने q का जो मान होता है, जैसे मान लीजिए कि 4/5 लिखे, अगर 5 का मान 0 हो जाएगा तो ये संख्या ही अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू ही नहीं निकलेगा, ठीक है। इसलिए इसे क्या लिखते हैं, ये जो नीचे का जो मान है q डज नॉट 0, इसको बोलते हैं डज नॉट। यानी एक दो लकीर फिर उसके बाद एक देते हैं तो इसको डज नॉट बोलते हैं, मतलब बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो ठीक है, तो अब चलते हैं, फिर एक आता है। तो इसलिए हम क्या किए, मान लिए, तो इसलिए रूट 5 बराबर p/q लिखे। तो जहां लिखे, जहां p तथा q कोई पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है और q डज नॉट 0, p तथा q एक सहभाज्य संख्या है। मतलब हुआ कि जिसका जब p और q का जब गुणनखंड करेंगे एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा। जब एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा और ये कह दिया है कि नीचे q डज नॉट क्या होगा 0। फिर क्या किए, अब क्या हुआ, जो माने हैं कि रूट 5 बराबर p/q लिखे हैं, अब ये दोनों तरफ क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों को वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं रूट 5 गुना रूट 5 करते हैं तो 25 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर रूट 5 होगा बराबर p का स्क्वायर p होगा, q का स्क्वायर q होगा। अब चलते हैं फिर से, तो इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। यानी यहाँ से देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, 1 गुना p स्क्वायर किए तो p स्क्वायर बराबर 5 गुना q स्क्वायर किए तो 5q स्क्वायर। अब हुआ p स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5q स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी 5q स्क्वायर हो गया, 5q स्क्वायर हो गया। जहाँ क्या हो गया, ये जो 5 है, ये जो 5 है p स्क्वायर को विभाजित करता है, p स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो तो 5
5 जो है वो P को भी विभाजित करेगा। यानी मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपका 25 है और 5 से जब भाग करते हैं तो 5 कट जाता है, तो इसका जो वर्गमूल होगा 5, 5 से भी 5 कटेगा ना, इसलिए ये कहता है कि पी स्क्वायर जो है 5 पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है। तो जहाँ 5 जो है, ये जो 5 है ये पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5 को क्या करेगा, 5 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब चलते हैं। अतः माना P बराबर 5 के, तो जहाँ के एक नियतांक है, के का मान जो होता है कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एक के एक नियतांक है। तो समीकरण ये जो 1 है मेरा, समीकरण 1 में P बराबर 5 के रखने पर, तब देखिए क्यू स्क्वायर बराबर कितना था, 5 यहाँ से था, क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ से एक और लिख सकते हैं। देखिए पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बटा 5 लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बटा 5 लिख सकते हैं। तो पी बराबर कितना माने 5 के, तो समीकरण था क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ से था क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बटा 5 था, यानी क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5 था। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर हुआ और पी की जगह 5 के माने यहाँ क्या रखे, पी की जगह 5 के बटा 5, तो ये 5 का स्क्वायर किए तो 5 25, 5 का 5 हुआ, 5 25 कट गया, यानी क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 5 के स्क्वायर। तो फिर लिखिए जहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, मतलब ये जो क्यू स्क्वायर है ये 5 से पूरा कट जाता है, तो Q भी 5 से पूरी तरह से विभाजित होगा, Q भी 5 से विभाज्य होगा। तो ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि P 5 तथा जो 5 है P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, इसलिए 5 और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए 5 क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह एक जो विरोधाभास का मतलब हो जाता है कि यह एक गलत है ना, अतः हमने जो माना वह गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। फिर से समझ लीजिए अच्छी तरह से, और देखिए माना √5 एक परिमेय संख्या है जो इसके विपरीत है। पहले ये कह रहा था कि यह एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करके दिखाओ। तो मान लिए कि माना √5 एक परिमेय संख्या है जो इसके विपरीत है, तो किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जितना भी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक है और Q डज नॉट 0, नीचे वाला क्या हो जाएगा, हम अभी तुरंत बता दिए थे कि अगर 5/0 लिखेंगे तो इसका अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए Q डज नॉट 0 होगा। तो अब क्या मतलब जो हम लोग जो माने थे, तो √5 बराबर P/Q लिखेंगे। तो जहाँ ये जो P है, P तथा Q कोई मतलब जो क्या पूर्णांक है और Q डज नॉट 0, और P तथा Q जो है सहभाज्य संख्या है। क्या है, सहभाज्य संख्या है। अब क्या हुआ कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, और लिख दिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर कर दिए। √5 का स्क्वायर 5 होता है, P का स्क्वायर P स्क्वायर होता है, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे, इसको कोना कोनी यहाँ देख लीजिए, यहाँ फिर से लिखे P स्क्वायर बराबर 5 Q स्क्वायर हुआ ना। ये जो मतलब जो Q स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालेंगे तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे ये जो गुना में था इधर आके भाग में हो जाने, Q स्क्वायर बराबर क्या होगा, P स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। अब क्या लिखे, जहाँ 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 जो है P को भी विभाजित करेगा जब उसका स्क्वायर को विभाजित कर देगा। जैसे मान लीजिए कि 25 मतलब जो है 5 का स्क्वायर और 5 से विभाज्य, 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 5 25 हुआ, तो 5 पूरा 5 कट जाता है, तो 5 भी 5 से न कटेगा, इसलिए कहता है कि 5 मतलब जो है 5 स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो 5 भी 5 से विभाज्य होगा। वही कहने का मतलब हुआ कि 5 जो 5 है P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 जो है P को भी विभाजित करेगा, स्क्वायर को हटा देंगे तो P को भी विभाजित करेगा। तो समीकरण 1 हो गया। अब चलते हैं, माना P बराबर 5 के, यहाँ क्या किए, यह जो 5 था ये P मतलब P स्क्वायर बराबर 5 Q स्क्वायर था, तो P के जगह हम मान लिए 5 के मान लिए, तो P के जगह 5 के मान लिए, जहाँ के जो है एक नियतांक है, के एक नियतांक है। अब क्या है,
तो समीकरण 1 में p बराबर 5 के रखने पर, तो समीकरण मेरा क्या था कि यहाँ ये मतलब समीकरण है ना, p स्क्वायर बराबर 5q² है, तो इसके जगह हमने रख दिए कि q² बराबर 5 के बटे 5 के स्क्वायर बटे 5, तो 5 का स्क्वायर हुआ 25 हुआ, 5 का हुआ 5, 25 कट गया, तो q² बराबर हो गया 5 के स्क्वायर। जहाँ q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये समीकरण हो गया 2। अतः समीकरण 1 और 2 से हमें पता चलता है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है ना, जो हमने वो माना वो गलत है, अतः ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं हम कि इस जगह जो सवाल है, तो जैसे मान लीजिए कि आपको √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, ये सब सवाल एक ही है। अब चलते हैं, मान लीजिए कि हम इसी पर क्या करेंगे कि हमको कहेगा सिद्ध करना है कि √5 के जगह √3 एक अपरिमेय संख्या दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ जो है ये √5 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। तो √5 के जगह क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। √5 के जगह क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। √5 के जगह क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। अब √3 का क्यूब जब करेंगे तो √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ से हो जाएगा p² बराबर हो जाएगा क्या है ना, p² बराबर हो जाएगा 3q², तो q² बराबर हो जाएगा p² है ना, p² बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ आप जहाँ लिखेंगे, जहाँ ये जो है 5 है, यहाँ 3 के होते हैं, मतलब जो 3 जो है p² को विभाजित करता है, हाँ, तो 3 भी p को विभाजित करेगा, 3 भी p को विभाजित करेगा, है ना। तो अब फिर मानेंगे कि माना p बराबर यहाँ 3 के, p बराबर 3 के एक नियतांक है, तो समीकरण में 1 में p बराबर 5 के जगह लिखेंगे 3 के रखने पर। अब क्या होगा, यहाँ 3 के रखेंगे तो 3 के की जगह अब यहाँ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा 3, यहाँ 5, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, जहाँ खाली 3 का बदल देंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बटे हो जाएगा 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी q² बराबर हो जाएगा 3 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ q² जो है, जहाँ यहाँ से फिर लिखेंगे जहाँ q² 3 से विभाज्य है तो q भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि 3 p तथा q दोनों को विभाजित करता है, इसलिए है ना, इसलिए 3 जो है 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः यह एक विरोधाभास है, अतः हमने जो माना वो गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। माना इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि √3 को भी परिभाषित कर सकते हैं। अब अगला आता है कि √7, तो √3 √7 √5 ये तीनों संख्या एक ही पर होगा, √2 है ना। ये जो चारों संख्या होगा सिर्फ क्या करेंगे, अंक वही लिखा रहेगा, सब कुछ वही लिखा रहेगा, सिर्फ क्या करना हमको कि संख्या का जगह जहाँ 5 है वहाँ √7 बैठा देना है, जहाँ √5 है वहाँ 3 बैठा देना है, जहाँ √5 है वहाँ √2 बैठा देना है। ठीक है, इस तरह से हम आज 1.3 का सवाल जो था √7 √3 √5 √2 एक ही तरह का सवाल है, और ये पूरा सवाल आप लोग हल कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो कमेंट जरूर करना, नहीं भी आई होगी तो फिर भी कमेंट जरूर करना है। ठीक है, तो मैं अनिल सर आप लोगों को यह जो √5 है √3 है आज कुछ सवाल बताए हैं, है ना। तो आज यहीं तक।